हेलो व्यूवर्स, आज हम 11th क्लास चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं इको का। और चैप्टर का नाम है भारत में मानव पूंजी निर्माण। सबसे पहले हम भारत तो हमें पता ही है, भारत के अंदर ठीक है। मानव पूंजी निर्माण का क्या मतलब है? देखो, जैसे कि हमारे बाकी सारे संसाधन होते हैं। कौन कौन से संसाधन? एक सुई से लेकर एक एरोप्लेन तक, ठीक है। जितने भी चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे काम की चीज़ें होती हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जो भी हमारे काम की चीज़ होती है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। वैसे ही मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर कोयला तब तक संसाधन नहीं बनता जब तक मानव उसका कोई उपयोग ना बताए। कोयला एक चट्टान की तरह पड़ा हुआ ही था जब तक मानव ने उसका कोई उपयोग नहीं बताया। तो सबसे बड़ा संसाधन कौन हुआ? मानव हुआ। अब मानव के ऊपर हमें पूंजी इन्वेस्ट करनी है, ठीक है। पूंजी यानी कि पैसा इन्वेस्ट करना है जिससे कि उसका निर्माण हो सके, वो है मानव पूंजी निर्माण। यानी कि किसी इंसान के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना। अब वो पैसा किस किस तरीके से इन्वेस्ट होगा? स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीज़ें जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर आपको समझ में आ गया कि किस चीज़ के ऊपर है? मानव पूंजी निर्माण। यानी कि देश में जितने भी लोग रहते हैं उनका हम निर्माण कैसे करें। जैसे कि आपके जो बड़े हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, गार्डियंस जो भी हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? ताकि आपका निर्माण हो सके। आप मानव हैं, ठीक है। आपके ऊपर पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आपका निर्माण हो सके, आप और ज़्यादा बेहतर हो सकें। उसी तरीके से इस चैप्टर में हम आज पढ़ें। देखो, शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपार्जन क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उसके और भी अधिक मूल्यवान लाभ हैं। शिक्षा हम सिर्फ इसलिए नहीं देते कि पढ़ लिख कर पढ़ना सीख जाएंगे, लिखना सीख जाएंगे, कहीं पर खो गए तो बोर्ड पढ़ के घर वापस आ जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं होता शिक्षा कि बोर्ड पढ़ के कहीं चले जाएंगे या फिर लव लेटर लिखने लग जाएंगे अपने प्रिय को। इसका जो है, शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है। अगर शिक्षा पा लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे लिए क्या तो सही है और क्या गलत है। ये किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन पाने के योग्य बनाता है। हमें पता चल जाता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, और हमें आइडिया हो जाता है कि हम अपने टैलेंट को कैसे उभारें, हमें कौन सी तरफ जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तनों की बेहतर समझ प्रदान करता है। जितने भी नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, वो सब समझ में आती हैं। देखो, बुरा मानने की बात नहीं, आपने देखा होगा हमारे घर में जो दादा दादी या पुराने लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, क्या कोई नई चीज़ आती है तो उनको जल्दी से समझ में आती है? नहीं आती ना। वो शिक्षा की वजह से है। और आपने देखा होगा कि अब थोड़ी सी जब हमने पढ़ाई की थी उस टाइम अलग थी चीज़ें, तब बच्चे बड़े भोले भाले हुआ करते थे। अभी देखो, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल वगैरह से, आपने देखा होगा छोटे छोटे 4-5 साल के बच्चों को भी अगर आप देखेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। वो हमारी तरह बेवकूफ़ नहीं बन सकते आसानी से। हमें तो कोई बोल देता था कि अगर हमने कोई बीज खा लिया और सर से पेड़ उगाएगा तो हम डरे रहते थे, जब तक कोई ढंग से नहीं बताता था। मतलब डर जाते थे कि हाँ, सर से पेड़ निकल आएगा। लेकिन वहीं आज के 4-5 साल के बच्चे को भी अगर हम छेड़ते हैं तो वो पूरा साइंस में घुस जाएगा और बताएगा कि सर में से पेड़ निकल ही नहीं सकता। क्यों? शिक्षा की वजह से। क्योंकि अब शिक्षा बहुत जल्दी मिल रही है, ठीक है। इतने स्कूल से नहीं मिल रही जितने इंटरनेट से मिल रही है। और नव परिवर्तनों को बढ़ावा देगा। जितनी भी नई चीज़ आएंगी, नई टेक्निक्स आएंगी, उनका वो मतलब विरोध नहीं करेगा, उनको बढ़ावा भी देगा और खुद से भी सोचेगा कि हाँ, ये होना चाहिए। शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी सहायक होती है। नई नई टेक्निक्स जितनी भी आएंगी हम उसको बड़ी आसानी से कर लेंगे। देखो, सरकार कोई भी अगर नई चीज़ लाती है तो पुराने लोगों को ना वो जल्दी से समझ में नहीं आती। मतलब जो अशिक्षित हैं उनको लगता है कि बड़ी टफ है, जबकि कई बार उनके फ़ायदे की भी होती है। तो शिक्षित होने का मतलब ये है कि सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, सिर्फ लैंग्वेज सीखना नहीं, हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। खैर, अब हम आते हैं मानव पूंजी क्या है। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ। जैसे भौतिक संसाधन कारखाने होते हैं, उसमें भौतिक पूंजी में परिवर्तन कर सकता है। उसी प्रकार देखो, जो कारखाने वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, उसमें अगर हम बहुत अच्छी मशीनें लगा दें, बहुत अच्छे दीवारें वीवारें पेंट करा दें, सब करा दें, तो वहाँ पे वर्कर्स भी आएंगे। अच्छी मशीन होंगी तो अच्छे से काम चलेगा।
वैसे ही छात्र रूपी मानव संसाधन, कोई नर्स बनेगा, कोई किसान बनेगा, कोई अध्यापक बनेगा, कोई अभियंता, डॉक्टर, तो ये सब मानव पूंजी में परिवर्तन कर देता है लोगों को। आप बताइए, क्या एक डॉक्टर पैदा होता है? क्या एक टीचर पैदा होता है? क्या एक किसान पैदा होता है? नहीं। जब वो पैदा होता है तो वो सिर्फ एक छोटा सा शिशु होता है। बाद में जब उसे शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा के माध्यम से वो डॉक्टर, टीचर या फिर किसान बनता है। जैसी शिक्षा उसको दी जाती है वो वैसा ही बन जाता है। तो शिक्षा मानव का विकास कर सकती है, ठीक है, उसको पूंजी में बदल सकती है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर मानव पूंजी के स्रोत, मतलब क्या क्या है हमारे पास जिसकी वजह से हम मानव को पूंजी में बदल सकें। तो सबसे पहले तो शिक्षा ही है। शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी का एक महत्वपूर्ण या प्रमुख स्रोत माना जाता है। शिक्षा के फायदे आपको मैंने बता दिए। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य भी है। अब आपने शिक्षा ले ली, तीसरे दिन बीमार पड़े रहते हैं तो कैसे चलेगा? अब आप देखिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से काम करता है या फिर एक अस्वस्थ व्यक्ति। अस्वस्थ व्यक्ति चाहेगा बिना काम करने की तो उससे काम किया नहीं जाएगा। तो स्वास्थ्य बहुत बड़ा रोल प्रदान करता है। उसमें भी स्वास्थ्य में निवेश होना चाहिए, क्योंकि कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन तथा सूचना आदि मानव पूंजी के निर्माण के अन्य स्रोत हैं। खैर, स्वास्थ्य, उसके बाद प्रशिक्षण मतलब सिखाना। सरकार को ऐसी चीज़ें प्रदान करनी चाहिए, जैसे आपने देखा होगा एनजीओ के माध्यम से या कुछ निजी कंपनियां वगैरह होती हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है, सिखाया जाता है। फिर प्रबंधन करना और सूचना कि क्या चल रहा है, उन सब की सूचना भी तो होनी चाहिए ना। वो सब मानव पूंजी के निर्माण के अन्य स्रोत हैं। और अब हम एक एक के बारे में बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। इसी प्रकार व्यक्ति अपनी भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करता है। शिक्षा की भांति ही स्वास्थ्य को भी किसी व्यक्ति के साथ साथ देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है, क्योंकि शिक्षा काफ़ी नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्कूल जा सकता है, अच्छे से जो नॉलेज मिल रही है उसको गेन कर सकता है, ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा टाइम तक उसको दिमाग में रख सकता है और अच्छे से उसको फ़ायदा ले सकता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं होगा तो वो पिछड़ जाएगा। तो स्वास्थ्य भी मैटर करता है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कौन कर सकता है, खुद बताओ, एक बीमार व्यक्ति या फिर एक स्वस्थ व्यक्ति? जाहिर सी बात है, स्वस्थ व्यक्ति। खैर, हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है लेकिन नहीं रहते, क्योंकि हमारे पास आवश्यक चीज़ों का अभाव है, कम हैं चीज़ें, कुछ हमारे खुद की वजह से और कुछ सरकार की वजह से। प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान, अब सरकार ने बहुत सारी चीज़ें चला रखी हैं, जैसे प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान, जिसे हम आम भाषा में टीकाकरण कहते हैं। बहुत सारे टीके सरकार लगवाती है बीमारियों से बचने के लिए, जो हमें बचपन में लगा दिए जाते हैं। 6 महीने वाला, 2 साल वाला, 5 साल वाला, फिर 7 साल वाला, बहुत सारे टीके होते हैं। तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान, स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता या ज्ञान का प्रसार और इनके साथ साथ स्वच्छ पेयजल का प्रावधान आदि स्वास्थ्य व्यय के विभिन्न रूप हैं। और सरकार ने साफ़ पानी दे रखा है लोगों को पीने के लिए, और ये सारी चीज़ें कर रखी हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें सब जगह सेम नहीं है। कुछ जगह तो बहुत अच्छे से अवेलेबल है, जहाँ पर है वहाँ बहुत ग्रोथ बढ़ रही है, मानव पूंजी अच्छे से बढ़ रही है। जहाँ पर नहीं है वहाँ का हाल बहुत बुरा है। उन सब के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। फर्में अपने कर्मचारियों के कार्यस्थल पर प्रशिक्षण में व्यय करती हैं। इसके कई तरीके हो सकते हैं। जो कंपनियां होती हैं वो भी अपने कर्मचारियों पर बहुत टाइप से मतलब पैसा उड़ाती हैं उनके ऊपर। कैसे, क्यों उड़ाती हैं? प्रशिक्षण पाने के लिए भेजा जाता है उनको कि सीख के आओ पहले, ताकि जितना हो सके उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। देखो, एक सीखा हुआ व्यक्ति काम करेगा तो वो जल्दी काम करेगा, और जिसने नहीं सीखा वो अपने पहले सीखेगा फिर काम करेगा तो वो स्लो काम करेगा। तो पहले प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के पैसे कौन भर रहा है? फर्म भर रही है। दोनों ही विधियों में फर्म अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कुछ व्यय वहन करती है। इसी कारण से फर्म इस बात पर बल देगी कि प्रशिक्षण के बाद वह कर्मचारी एक निश्चित अवधि तक अवश्य फर्म के पास ही कार्य करे। फिर वो उसको रोकेगी भी ज़्यादा पैसे देकर, क्योंकि उसने जब प्रशिक्षण में पैसा खर्च किया है, अब वो प्रशिक्षण किसी और कंपनी के लिए जाके वो काम करेगा तो फर्म को तो बुरा लगेगा। तो फिर वो उसको पैसे भी देगी रुकने के कि यहाँ काम करो। वो क्यों कर रही है ये सब? ताकि उत्पादन ज़्यादा हो। वैसे ही हमें मानव पूंजी निर्माण में करना चाहिए।
व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में प्रवसन पलायन करते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवसन मुख्यतः गांवों में बेरोजगारी के कारण ही होता है। तकनीकी शिक्षा संपन्न अभियंता, डॉक्टर आदि भी अच्छे वेतन मानों की अपेक्षा दूसरे देशों में चले जाते हैं। अब यहाँ होता क्या है, मानव पूंजी निर्माण के लिए ही लोग क्या करते हैं, ताकि हम और अच्छे से डेवलप हो सके, गांव से निकलकर शहरों में चले जाते हैं, क्योंकि शहरों में उनको अच्छा खासा गांव से अच्छा, मतलब अच्छा खासा नहीं कह सकते, गांव से अच्छा रहन सहन मिल जाता है और उनको अच्छी हाई सैलरी मिल जाती है गांव के मुकाबले। और शहर वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर शहर से बाहर चले जाते हैं विदेशों में, क्योंकि उनको अपने शहर के मुकाबले विदेशों में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से प्रवास चलता रहता है, जिसे हम प्रवास कहते रहते हैं। तो इससे ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े के पिछड़े रहते हैं और विदेशों के मुकाबले हमारा जो देश है वो भी पिछड़ा हुआ रहता है, क्योंकि अच्छे बुरे को छोड़ कर सब अच्छी तरफ जाते रहेंगे तो बुरा और बुरा हो जाएगा। तो अतः प्रवसन पर भी व्यय भी मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत है। मतलब हम जो प्रवसन पर व्यय कर रहे हैं वो भी मानव पूंजी निर्माण को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि हम जो प्रवास कर रहे हैं गांव से शहर की तरफ या फिर शहर से विदेश की तरफ, हम इसलिए तो कर रहे हैं ताकि हम और ज़्यादा गेन कर सकें और ज़्यादा, चाहे वो पैसा हो चाहे वो नॉलेज हो। पढ़ने लिखने के लिए भी जाते हैं अक्सर लोग, तो इसीलिए तो कर रहे हैं। तो ये भी मानव पूंजी निर्माण के लिए है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, भौतिक पूंजी की अवधारणा के आधार पर ही मानव पूंजी के वैचारिक आधार की रचना की गई है। दोनों प्रकार की पूंजी के बीच कुछ समरूपताएं तथा कुछ प्रभावशाली असमानताएं हैं। जैसे कि हमारी भौतिक पूंजी होती है, मतलब जैसे कि पैसे, नोट, सिक्के, ये सब, उनके आधार पर ही मानव पूंजी के वैचारिक आधार की रचना की गई है। दोनों में ही कुछ असमानताएं भी हैं और कुछ समानताएं भी हैं। कैसे, अभी देखते हैं। देखो, मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि यानी कि हमारा जो देश है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम पोषण अशिक्षित की अपेक्षा अधिक होता है। एक शिक्षित व्यक्ति कहीं पे भी काम करेगा, मेहनत कम करेगा, उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, और अशिक्षित व्यक्ति मेहनत ज़्यादा करेगा, पैसे कम मिलेंगे। इसी कारण वह अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित कर पाता है। कौन? शिक्षित। अधिक समृद्धि का अर्थ देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है। इसका मतलब ये कि जो शिक्षित व्यक्ति है वो राष्ट्रीय आय में ज़्यादा बढ़ावा कर रहा है, राष्ट्रीय आय को ऊपर ले जा रहा है, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो फिर स्वाभाविक ही है कि किसी शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित की तुलना में कहीं अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि मतलब शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित की तुलना में ज़्यादा योगदान कर रहा है। किसमें? जीडीपी में। देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें ज़्यादा, क्योंकि उसकी आय ज़्यादा है। इसलिए स्वास्थ्य भी आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। अतः कार्य के दौरान प्रशिक्षण, श्रम बाजार की जानकारी, प्रवसन आदि के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन करती हैं। आपको यहाँ पे मोटा मोटा सा ये समझ लेना है कि अगर हमें मानव पूंजी निर्माण करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले तो पैसे की ही, जो सरकार को उठाना चाहिए। ठीक है, प्रशिक्षण यानी कि सीखने की, श्रम बाजार, काम कहाँ करना चाहिए, प्रवसन कहाँ पर जाना चाहिए, और आदि के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शिक्षा और स्वास्थ्य ही नहीं होगा तो आप ना कहीं आ सकते ना जा सकते। शिक्षा समाज में परिवर्तनों और वैज्ञानिक प्रगति को समझ पाने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे आविष्कारों और नव परिवर्तनों में सहायता मिलती है। ये वही बातें जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में की थी कि जो भी नई नई टेक्निक्स, नई चीज़ें आसपास में आती हैं, तो अगर हम शिक्षित होते हैं तो हमें जल्दी जानकारी मिलती है, जल्दी वो चीज़ें समझ में आती हैं, उन्हें हम यूज़ कर पाते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं। स्कूली वर्षों की गणना, शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात और नामांकन दर आदि के आधार पर शिक्षा का मापन उनकी गुणवत्ता को आर्थिक रूप से व्यक्त नहीं कर पाता। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं पर मौद्रिक व्यय, जीवन प्रत्याशा तथा मृत्यु दरों आदि से देश की जनसंख्या के वास्तविक स्वास्थ्य स्तर का सही ज्ञान नहीं होता है। अब देखो, हमें जो ज्ञान मिलता है टीवी से, न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से, इधर उधर से कि इतने लोग पढ़े लिखे हैं,
इतने लोग अनपढ़ हैं, इतने शिक्षित हैं, वो एकदम करेक्ट नहीं होता। सरकार को जो भी आंकड़ा मिलता है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमने ये तो पता लगा लिया कि 50% जनसंख्या पढ़ी लिखी है, लेकिन वो किस लेवल तक पढ़ी हुई है ये तो पता नहीं है ना। मतलब जैसे आपने बोल दिया 8th क्लास पढ़ी हुई है, 12th क्लास पढ़ी हुई है, 12th पढ़ गई, क्या वाकई में वो पढ़ी लिखी है? क्या वाकई में उसको पढ़ना आता है? स्पेलिंग्स भी आती है, चैप्टर रीड करना तक भी आता है। अभी मैं ऐसे बच्चों को देखती हूँ कि 12th पास कर लिए और उन्हें रीडिंग तक भी अच्छे से नहीं आती। तो हमारे शिक्षा का जो लेवल है ना, वो भी मतलब इतना अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के लिए सरकार ने हॉस्पिटल खोले हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, लेकिन आप जाके देखो, जो बीमार के साथ जाता है ना, बीमार तो वहाँ से ठीक हो क्या जाता है, जो बीमार को लेके जाए वो बेचारा लाइन में लगता लगता बीमार हो जाता है, फिर बीमार उसको वापस उठा के लाता है। ये हालत है स्वास्थ्य की। तो सिर्फ इससे पता नहीं लगाया जा सकता कि कितना स्वास्थ्य है, कितना कौन पढ़ रहा है, उसके लेवल का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हम तो मृत्यु दर इन सब से देखते हैं कि हाँ अभी मृत्यु दर कम है, ठीक है, शिशु मृत्यु दर कम है, तो इसका मतलब स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जैसे कि डिप्रेशन टाइप की चीज़ों को बीमारी ही नहीं समझते इंडिया में। तो अगर बोल देंगे पेरेंट्स से कि डिप्रेशन है तो वो बीमार में नहीं है, दो लत्ती लगेंगी ना, घर से बाहर निकलो, अभी डिप्रेशन कुछ नहीं है, जाओ घर से बाहर निकलो, बाजार में घूम के आओ, फ्रेंड्स के यहाँ पे जाओ इधर उधर, या घर में कुछ काम कर लो, अभी डिप्रेशन सारा चला जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके की एडवाइस मिलती है। तो कुछ चीज़ों को तो काउंट ही नहीं किया जाता यहाँ पे कि वो बीमारी भी है या नहीं। विकासशील देशों में मानव पूंजी की समृद्धि तो बहुत तेज़ी से हो रही है, किंतु उनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि उतने तीव्र नहीं है। अगर हम विकासशील देश जैसे कि भारत भी एक विकासशील देश है, उसमें हम देखें कि पूंजी तो बढ़ रही है, मतलब पैसा तो बढ़ रहा है, उस हिसाब से जो प्रति व्यक्ति आय है वो नहीं बढ़ रही। प्रति व्यक्ति आय जो जिसकी 50 रुपये कमा रहा है वो 50 ही कमा रहा है, और उधर हम जीडीपी देखते हैं तो जीडीपी बढ़ रही है। इसका मतलब पैसा किसी एक के हाथ में जा रहा है। भारत ने तो बहुत पहले आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी के महत्व को समझ लिया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये सब कहा गया था कि भारत एक बहुत बड़ी विशाल जनसंख्या वाला देश है, तो यहाँ पे मानव पूंजी में हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब। तो उसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई, जिसमें से एक ये है ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये 2019 में इसमें कहा गया था कि भारत 2030 या फिर 32 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी जगह बनाने का इरादा रखता है, ठीक है। बनेगा या नहीं वो तो खैर टाइम पे ही पता चलेगा, जिस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इरादा रखता है। भारत अब 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम 5-7 वर्षों में 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे, ऐसा हम इरादा रखते हैं। जिसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं वो हम अभी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। मानव पूंजी और मानव विकास अब पढ़ते हैं कि क्या क्या कर रही है सरकार ये सब करने के लिए। मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग हैं। तो इन दो चीज़ों पे सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि जब लोगों में पढ़ने लिखने बार एक ही चीज़ का सुदीर्घ स्वास्थ्य जीवन यापन की क्षमता आती है, तभी वे ऐसे अन्य चयन करने में सक्षम हो पाते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। मानव पूंजी का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। फिर वही बात कि इसके लिए हमें शिक्षा और स्वास्थ्य देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिकार सिद्ध हो जाता है। दूसरे शब्दों में समाज के प्रत्येक सदस्य को साक्षर तथा स्वास्थ्य जीवन जीने का अधिकार होता है। और ये अधिकार हमें कौन देता है? ये अधिकार हमारे खुद के हैं और हमें ये सरकार को देना चाहिए। टैक्स किस लिए पे कर रहे हैं? कि सरकार हमारी ये सारी ज़रूरतें पूरी करे। भारत में मानव पूंजी निर्माण की क्या स्थिति है, मतलब क्या क्या कर रही है सरकार? भारत देश की प्रशासन व्यवस्था संघीय है। संघीय यानी कि 3 स्तरीय यहाँ पे सरकार होती है। पहले केंद्र सरकार होती है, फिर उसके नीचे राज्य सरकार होती है, फिर उसके नीचे प्रांतीय सरकार होती है, जिसे हम गाँव में ग्राम सभा कहते हैं और शहरों में क्या कहते हैं? शहरों में नगर पालिका कहते हैं। तो इस 3 स्तर की सरकार को संघीय सरकार कहते हैं, जिसमें शक्तियाँ बट जाती हैं। कुछ शक्तियाँ इनके पास, कुछ शक्तियाँ इनके पास, कुछ इनके पास। सबसे ज़्यादा ऊपर वालों के पास होती है, केंद्र के पास, लेकिन शिक्षा से जैसे जुड़े मामले तीनों के पास ही होते हैं। ये समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं।
जिसमें केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय, ये स्थानीय निकाय ना ये उस थर्ड वाली सरकार को ही कह रहे हैं जिसे मैं नगर पालिका और ग्राम पंचायत बता रही थी। नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, लो ये आ भी गया इसमें ब्रैकेट में। भारत के संविधान ने सभी स्तर के प्रशासकीय निकायों के कार्य दायित्वों को भी बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर व्यय तीनों ही प्रशासकीय स्तरों पर साथ साथ वहन किया जाता है। मतलब सरकार ने तीनों को ही ड्यूटी दे रखी है कि केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर स्थानीय सरकार हो, तीनों ही शिक्षा में सुधार कर सकते हैं अपने अपने लेवल पर। सबको अलग अलग काम बांटा हुआ है। अतः यहाँ हम केवल शिक्षा क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे। अभी हम पहले शिक्षा को देख लेते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल निजी तथा सामाजिक लाभों को उत्पन्न करती है। इसी कारण इन सेवाओं के बाजार में निजी और सार्वजनिक संस्थाओं का अस्तित्व है। इसमें सार्वजनिक भी है, मतलब सरकार ने भी की हुई है, जैसे आप देख सकते हैं सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल वगैरह, और निजी भी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट ट्यूशन, कोचिंग, प्राइवेट बहुत सारी चीज़ें तो सबने ही कर रखी हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ये महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं। हमें पता है कि लंबे समय के लिए ये इंसान पर प्रभाव डालते हैं और देश पर भी, और उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसलिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। तो सरकार को तो ये करना ही चाहिए, क्योंकि सरकार जब करेगी तो इसका फ़ायदा ज़्यादातर लोगों को पहुंचेगा, क्योंकि भारत में गरीबी काफ़ी है। मान लीजिए जब भी किसी बच्चे को किसी स्कूल या फिर स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में भर्ती कराया जाता है जहां आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं, इससे पहले कि हम ये सोचें कि यहाँ पे तो सुविधाएं नहीं मिल रही, हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में चले जाते हैं, इतने तो उसकी हानि हो चुकी होती है, मतलब और ज़्यादा बीमार हो चुका होता है। ये हालत है यहाँ के हॉस्पिटल की। जैसे कि मैंने बताया कि बीमार के साथ जो दूसरा व्यक्ति जाता है ना, जो बीमार है उसको तो ठीक करके ले आता है, पर वो खुद उसको लाइन में लग लग के बेचारा पर्चे बनवाते बनवाते खुद बीमार होके आ जाता है। इन सेवाओं के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ताओं और लागतों के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं होती। या तो ऐसा होता है कि सरकार की दी हुई जो सेवाएं हैं वो ढंग के तरीके से काम नहीं कर रही, और वो ढंग के तरीके से काम कर भी रही हैं तो जो लोग हैं सेवाएं लेने जाते हैं उनको ढंग से जानकारी नहीं होती कि कहाँ से कौन सी सेवा लेनी है। पूछताछ करने में आधा दिन निकल जाता है। इन परिस्थितियों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही संस्थाएं एकाधिकार प्राप्त कर लेती हैं। तो क्या करती हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट, आप खुद बताओ कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि सरकारी हॉस्पिटल में उनको वो नहीं मिलेगा जो उन्हें चाहिए, वो फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलेंगी ना हॉस्पिटल में और ना ही स्कूल में, तो वो उसमें चले जाते हैं। और यही फ़ायदा उठा रही हैं प्राइवेट कंपनियां। वो शोषण करती हैं, ऊंचा पैसा वसूलती हैं। तो सरकार को ये करना चाहिए कि उनकी कीमत पर एक बाध्य लगा देना चाहिए कि आप इस कीमत से ज़्यादा पैसा नहीं वसूल सकते, जिससे कि वो लोगों का शोषण ना करें। भारत में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय बना हुआ है। ठीक है, संघ स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी, जो शिक्षा का ध्यान रखता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान है, प्रशिक्षण परिषद है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ये सब चीज़ें हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तरों पर, मतलब केंद्रीय सरकार में भी और राज्य सरकार में भी, स्वास्थ्य राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मंत्रालय और बहुत सारी विभिन्न संस्थाएं हैं जो स्वास्थ्य विभाग का ध्यान रखती हैं। वो बहुत सारा काम कर रही हैं। भारत जैसे विकासशील देश में जहां जनसंख्या का एक विशाल वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहा है, लोग बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर पर्याप्त व्यय नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए, जो लोग 2 वक्त का खाना नहीं खरीद सकते, वो इतनी गरीबी में जी रहे हैं, वो स्वास्थ्य और शिक्षा पर कैसे व्यय कर सकते हैं? मतलब वो चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, आगे निकलें, लेकिन कैसे, जब उनके पास पैसा ही नहीं है। यही नहीं, भारत की अधिकांश जनता अति विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल और उच्च शिक्षा का भार वहन नहीं कर पाती। जब बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को नागरिकों का अधिकार मान लिया जाता है, तो ये अनिवार्य है कि ये सारी चीज़ें नागरिकों को, विशेषकर सामाजिक दृष्टि से जो दलित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, इन सबको सरकार को निःशुल्क प्रदान करनी चाहिए। मतलब
फ्री सेवाएं देनी चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, इन सब में। अब आप कहोगे दे तो रखी है, हाँ, तो उनके बारे में हम चैप्टर में आगे बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। ठीक है। 100% साक्षरता और भारतीयों की औसत उपलब्धियों में प्राप्त वृद्धि के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों को पिछले कई वर्षों से अपने शिक्षा क्षेत्र पर व्यय में वृद्धि करती आ रही है। मतलब जैसे इस बार 100 में से 3 रुपये खर्च करने हैं, अगली बार 4 कर रही है, उसके अगले साल 5 रुपये कर रही है। मतलब हर साल सरकार कुछ पैसा बढ़ा देती है जो उनको किस पे खर्च करना है, स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर। लेकिन उसके बाद भी कोई ज़्यादा खास फर्क देश में नज़र नहीं आ रहा। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। अब पढ़ते हैं कितनी वृद्धि करी सरकार ने। देखो, व्यय को हम 2 प्रकार से व्यक्त करेंगे। एक तो कुल सरकारी व्यय में इसका प्रतिशत जो टोटल सरकारी है, और एक सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत, कि जैसे हमारा जो टोटल सकल घरेलू उत्पाद है, टोटल जो हमारी जीडीपी है, उसका कितना % सरकार स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर खर्च करती है। जैसे मान लो जीडीपी होती है, मान लो सरकार की कमाई, सरकार 50 रुपये कमाती है, तो इसमें से कितने रुपए वो शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर खर्च करती है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। शैक्षिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 1952 से 2014 के बीच कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर, हम बात कर रहे हैं 1952 से 2014 तक की। ठीक है। अभी शिक्षा पर व्यय 7.92% से बढ़कर 15.7% हो गया। पहले सरकार इतना खर्च करती थी, अभी सरकार इतना खर्च करती है। किस पर? शिक्षा पर। ठीक है। इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद, इसका प्रतिशत, पहले सकल घरेलू उत्पाद का 0.6% खर्च करती थी, मतलब जितनी इनकम आती है उसमें से 0.6% खर्च करती थी शिक्षा पर। अभी 4, जैसे 100 रुपये आते हैं तो 4.13 रुपये खर्च करती है उसमें से। यदि इस सरकारी व्यय के साथ हम व्यक्तियों के द्वारा किया गया निजी व्यय तथा परोपकारी धर्मार्थ संस्थाओं के शैक्षिक व्यय को शामिल कर लें तो शिक्षा पर कुल व्यय और अधिक होना चाहिए। ये हम सिर्फ वो व्यय बता रहे हैं जो सरकार करती है, बाकी बहुत सारे प्राइवेट भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो धर्मार्थ होते हैं, मतलब मंदिर मस्जिद की तरफ से, चर्च की तरफ से, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्री में पढ़ाई जाती हैं, स्कूल खोल दिए जाते हैं, वो रहा अलग से। कुल शिक्षा व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होता है। प्राथमिक शिक्षा मतलब 1st से 8th 9th तक। ठीक है। सबसे ज़्यादा उस पर खर्च होता है। बाकी उच्चतर तृतीयक शैक्षणिक संस्थाओं, ये बहुतकनीकी संस्थाएं, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी वगैरह, इन पर बहुत कम खर्च करती है सरकार, बहुत कम। वर्ष 2014 और 15 में अगर हम देखें तो प्रारंभिक शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी होने वाले सार्वजनिक व्यय में राज्यों के बीच काफ़ी अंतर है। आप अगर देखें राज्यों में भी, आपने देखे ना बिहार का कैसा सिस्टम है, कैसे सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ के, और आप दिल्ली के देखो या फिर केरल के देखो, अलग अलग जगह, क्योंकि व्यय अलग अलग है। आप अगर देखेंगे हिमाचल प्रदेश में 34,651 रुपये एक स्टूडेंट पे सरकार खर्च करती है, एवरेज मान के चल रहे हैं। वहीं बिहार में 4,088 रुपये है। कहाँ 34,000 और कहाँ 4,000, तो सोचिए कि वहाँ पर किस हिसाब की शिक्षा मिल रही होगी। इस प्रकार की विषमताओं के कारण ही विभिन्न राज्य शिक्षा के अवसरों और शैक्षणिक उपलब्धियों के स्तर में बहुत भारी अंतर हो जाता है, कि कहीं की शिक्षा तो बहुत अच्छी है और कहीं शिक्षा ऐसी दी जा रही है कि 12वीं में टॉप कर लिया और इंग्लिश की रीडिंग तक भी नहीं आती, हिंदी की रीडिंग तक भी नहीं आती। ये मतलब लेवल हो चुका है। वो इसलिए कि राज्य सरकार अलग अलग खर्च करती है। कुछ ज़्यादा खर्च करते हैं, जो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं शिक्षा पर अच्छे से, और वो बेहतर उनको रिजल्ट मिल रहा है। 55 वर्ष पूर्व, यानी कि 55 साल पहले, 1964 से 66 की बात हम कर रहे हैं, उसमें नियुक्त शिक्षा आयोग ने सिफारिश की थी कि शैक्षिक उपलब्धियों की समृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार अगर हमें लाना है तो हमें सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% शिक्षा पर ही खर्च करना पड़ेगा। और हम कितना प्रतिशत कर रहे हैं? पहले 0.6 और अभी 4.13 अराउंड ऐसी कुछ है। कम से कम 6% हमें सरकार की जो इनकम हो रही है उसमें से खर्च करना पड़ेगा, तब जाके कोई बात बनेगी। और ये बात 55 वर्ष पहले ही कह दी गई थी। अगर इस बात को तभी मान लिया जाता ना, तो अभी तो पूरा देश पढ़ चुका होता।
वर्ष 2009 में भारत सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कानून बनाया कि 9th क्लास तक कोई फीस नहीं लगेगी। उसके बाद भी अगर सरकारी स्कूल में फ़ीस लगती है ना 10th 11th 12th में, तो वो भी ज़्यादा नहीं होती है, 200-300 रुपये होती है पूरे साल भी शायद। या फिर जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें फ़ीस लगती है कुछ 1000-1500 ऐसे, वो पूरे साल में मतलब पे करनी पड़ती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसे भी पे नहीं कर पाते, जो बहुत ज़्यादा निर्धन हैं। तो खैर 9th क्लास तक तो फ्री कर ही दी, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के सभी बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाती है। मुफ्त की किताबें, मुफ्त की ड्रेस मिलती हैं उन्हें, ठीक है, ड्रेस के पैसे मिलते हैं, किताबों के पैसे मिलते हैं और कोई फ़ीस नहीं लगती। 1999 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति ने अनुमान लगाया था कि देश के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए 98 से 99 से 2007 तक के 10 वर्षों की अवधि में लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए व्यय करना होगा, तब जाके बात बनेगी। सकल घरेलू उत्पाद के 6% के स्तर की तुलना में वांछित वर्तमान 4% व्यय का स्तर बहुत कम है। ये बात तो 50 साल पहले ही हो चुकी थी कि कम से कम 6% खर्च करो, और अभी कितना हो रहा है 4%, तो कम है काफ़ी। आने वाले 6 वर्षों में 6% के लक्ष्य तक पहुंचने की आवश्यकता है, जैसे कि सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया है। सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में खर्च करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि खर्च क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो बच्चे बाकी की भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, सरकार उन पर भी खर्च करती होगी, तो इसलिए शिक्षा पर नहीं कर पा रही होगी। लेकिन शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बाकियों को थोड़ा कम कर दें। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर भारत में शैक्षिक उपलब्धियाँ। सीधा यहीं आ जाते हैं भविष्य की संभावनाएं। भविष्य में क्या क्या हो सकता है। सबके लिए शिक्षा अभी भी एक सपना बना हुआ है। पढ़ना तो बहुत लोग चाहते हैं लेकिन अभी भी नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि सरकारी स्कूल हर जगह ऐसे खुले हुए नहीं हैं। कुछ लोग तो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पर है ही नहीं, उनके बच्चों को स्कूल जाने के लिए मीलों मीलों दूर चलना पड़ता है। यद्यपि वयस्क और युवा साक्षरता दरों में सुधार हो रहा है, किंतु आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी ही है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। जितनी हमारी स्वाधीनता, जब भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, जितनी हमारी तब टोटल जनसंख्या थी ना, उतनी ही जनसंख्या आज भी अनपढ़ है। मतलब जो जनसंख्या बढ़ गई है वो थोड़ी पड़ गई है, बाकी उतनी ही है आज। भारत की संविधान सभा ने 1950 में संविधान को पारित करते समय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट किया था। नीति निर्देशक तत्व वो होते हैं, ये कानून तो नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारे संविधान की जो बुक है उसमें नीति निर्देशक तत्वों में ये सजेस्ट कर दिया गया था कि सरकार संविधान पारित होने के 10 साल के अंदर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी, सिर्फ 10 सालों के अंदर। और हुआ कब? 2009 में हुआ। कम से कम कितने सालों बाद? अभी 75 साल हुए हैं ना, कम से कम 65 सालों बाद। अगर इस लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर लेते हैं ना, तो आज तो 100% सब पढ़े लिखे हो जाते, 1% भी लोग नहीं बचते अनपढ़, अगर ये बात मान ली जाती। इसके बाद हम आते हैं लिंग समता पहले से बेहतर है। अब साक्षरता, लिंग समता मतलब लड़का लड़की का अनुपात। पहले तो लड़कियां 1% भी पढ़ी हुई नहीं थी, आज़ादी के टाइम पे तो 1-2% ही थी। अब साक्षरता में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर काफ़ी कम हो रहा है। मतलब लड़कियां भी काफ़ी पढ़ रही हैं, ध्यान दे रही हैं। कुछ घरों में तो पढ़ा रहे हैं, कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती से पढ़ रही हैं, लेकिन पढ़ रही हैं। उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी, मतलब वो 12th के बाद जो पढ़ाई करते हैं या फिर 10th के बाद। भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत ही नुकीला है। नुकीला सा मतलब एकदम ऐसे, देखो ऐसे। यहाँ पे तो आप 1st से 5th तक देखोगे तो इतने लोग पढ़ते हैं, फिर 5th से 10th तक कम होते जा रहे हैं ना, ये ऊपर जा रहे हैं तो कम, और फिर 10th से 12th, अब 12th से आगे सिर्फ इतने लोग पढ़ते हैं। तो नुकीला मतलब ऐसे नुकीला, एकदम खड़ा पिरामिड। अगर ऐसे होता तो देखो इस एरिया में ज़्यादा लोग आते हैं, अभी नोक पे कम आ रहे हैं। तो वो इस तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर पिरामिड की तरह बनाएंगे तो काफ़ी नुकीला होगा। इसका मतलब ये कि ये दर्शाता है कि उच्चतर जो शिक्षा है, ऊंची शिक्षा
वहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। यही नहीं, शिक्षित युवाओं की बेरोज़गारी दर भी उच्चतम है। मतलब जो शिक्षा जिन्होंने ले ली है, जो कॉलेज पास कर गए हैं, स्कूल पास कर गए हैं, कुछ पढ़ाई कर ली है, उसके बाद तो बेरोज़गारी की दर भी काफ़ी ऊंची है, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा। वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातक यानी कि 12th व ऊपर अध्ययन किया हो युवा पुरुषों के बीच बेरोज़गारी की दर 19% थी। मतलब 19% लोग बेरोज़गार थे, वो जिन्होंने 12th या फिर उससे ऊपर की पढ़ाई कर रखी है गांव में। उनके शहरी समकक्ष में 16% अपेक्षाकृत कम स्तर पर बेरोज़गारी दर थी और शहरों में 16% थी। काफ़ी गंभीर है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के शिक्षित युवाओं में से केवल 3 से 6% लोग बेरोज़गार थे। कौन से? प्राथमिक स्तर पर, मतलब जो 10th तक पढ़े हुए होते हैं, 8th 10th तक, उसमें 3 से 6% लोग ही बेरोज़गार थे, क्योंकि वो छोटा मोटा काम आराम से कर लेते हैं इसलिए। तो इससे हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मानव पूंजी निर्माण, तो पूरे चैप्टर में हमें एक ही बात समझ में आई वैसे मोटी मोटी, कि मानव पूंजी निर्माण के लिए हमें क्या करना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए। खर्च करने के साथ पहुंच भी बनानी चाहिए। ये नहीं कि हॉस्पिटल बनवा दिया एक ऐसी जगह पे कि मरीज आता आता रास्ते में ही ख़त्म हो गया। ठीक है, स्कूल बनवा दिया इतने दूर कि बच्चा बोल रहा है जाते जाते उसको बुखार चढ़ गया। ठीक है, वहाँ से आ रहा, अगले दिन मना कर रहा है मुझे स्कूल नहीं जाना, या माँ बाप भेज ही नहीं रहे। मतलब चीज़ में पैसा लगाए लेकिन अवेलेबल भी करवाए उसको, लोगों को इतने पास अवेलेबल कि लोग वहाँ तक अपनी पहुँच रख सकें। गांव में हॉस्पिटल होने के बावजूद भी लोग शहर के हॉस्पिटल में क्यों भागते हैं? किसी को शौक पड़ा है कि शहर के हॉस्पिटल में मरीज को लेके भागने का? क्योंकि वहाँ के हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं होती। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।